लास्ट क्लास हमने फ्रिक्शन करा था। आज हम उसी टॉपिक पे एडवांस के क्वेश्चंस करेंगे। आपका एडवांस नज़दीक है तो हमने जितने भी टॉपिक्स अभी पढ़े हैं उसी पे हम एडवांस लेवल के क्वेश्चन करेंगे ताकि आपका एक थिंकिंग बिल्डअप हो। तो आज मैं 2 क्वेश्चंस लाया हूँ उस एडवांस लेवल के, प्लस एक कंसेप्ट और जो एडवांस में पूछा जा सकता है। तो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका है कि 2 touching bars 1 and 2 are placed on an inclined surface forming an angle alpha with the horizontal. तो find the force of interaction of the bars in the process of motion. क्वेश्चन 1 है। और दूसरा क्वेश्चन है मिनिमम वैल्यू ऑफ एंगल अल्फा एट विच बार स्टार्ट स्लाइडिंग डाउन। तो एडवांस के क्वेश्चंस पढ़ने से पहले हमेशा आपको ध्यान देना है कि उस क्वेश्चन को आप उस क्वेश्चन के हर एक इंफॉर्मेशन जो दिया हुआ है उसको रीड करो, उससे इंटरप्रेट करो कि क्या निकल सकता है और फिर सवाल समझो। देखिए क्या क्या दिया हुआ है कि 2 बार्स है 1 2 अलग अलग इंक्लाइन सरफेस पे रखा हुआ है विथ एंगल अल्फा। हमें फोर्स ऑफ इंटरेक्शन निकालना है व्हेन देयर इज अ प्रोसेस ऑफ मोशन। मतलब फर्स्ट क्वेश्चन में हम अज्यूम कर रहे हैं कि एक मोशन हो रहा है। तो मैंने आपको बताया था जब मोशन होता है तब फिर हम काइनेटिक फ्रिक्शन का यूज़ करते हैं, और जब मोशन होने का प्रोसेस मतलब जब मोशन इम्पेंड होता है, जब मोशन होना स्टार्ट होने वाला होता है तब हम स्टैटिक फ्रिक्शन का यूज़ करते हैं। बट यहाँ पर कोई ऐसा डिफरेंस नहीं है कि स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन, तो हम दोनों को एक ही मानते हैं। यहाँ पर आपको देखना है कि K1 K2 क्या है। तो K1 इज द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक 1 एंड प्लेन, एंड K2 है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक 2 एंड प्लेन। अब यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो लोग मिस करेंगे सवाल करते वक्त वो ये है कि यहाँ पर ये भी दिया हुआ था कि K1 इज ग्रेटर देन K2। अब एडवांस के क्वेश्चंस में यही होता है कि एक छोटा सा इंफॉर्मेशन आपको कितना चीज बता सकता है। K1 ग्रेटर देन K2 क्या बोल रहा है कि द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन मास 1 एंड द इंक्लाइन इज ग्रेटर देन द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन मास 2 एंड इंक्लाइन। इसका क्या मतलब है, हमें पता है कि जो फ्रिक्शन का जो लिमिटिंग वैल्यू होता है वो होता है म्यू टाइम्स n। ठीक है, मतलब म्यू टाइम्स द नॉर्मल फोर्स बिटवीन द सरफेसेस। बिकॉज आपका K1 बड़ा है तो एक पॉसिबिलिटी आता है, अगर हम मास को असाइड रखें, अगर K1 बड़ा है मतलब जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है M1 और इंक्लाइन के बीच में वो ज़्यादा होगा देन द फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन M2 एंड इंक्लाइन। इसका क्या इसका इंटरप्रिटेशन क्या है कि M1 पे ज़्यादा फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, मतलब उसको उसके मोशन को ज़्यादा अपोज किया जा रहा है। ज़्यादा अपोज किया जा रहा है तो मतलब टुवर्ड्स द इंक्लाइन जब वो नीचे मूव करेगा तो विथ अ लोअर वेलोसिटी लोअर एक्सेलरेशन मूव करेगा एज कंपेयर टू मास 2, बिकॉज उसका जो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है वो कम है। कम फ्रिक्शन कोएफिशिएंट मतलब कम रेजिस्टिव फोर्स, और कम रेजिस्टिव फोर्स मतलब ज़्यादा एक्सेलरेशन। तो ये देने का उनका ये मतलब है कि जब M1 और M2 को हम ऐसे एक साथ रखते हैं और फिर उनको मोशन में डालते हैं तो M1 पे ज़्यादा फ्रिक्शन होने के कारण वो स्लो मूव करना चाहेगा, और M2 पे ज़्यादा कम फ्रिक्शन होने के कारण वो फास्ट मूव करना चाहेगा। तो M2 चाहेगा कि वो M1 से जल्दी निकले। अगर दोनों को हम सेपरेटली रखते तो M2 ज़्यादा जल्दी पहुंचता है देन M1, बट बिकॉज M1 धीरे जाना चाहता है और M2 के पास अब कंस्ट्रेंट हो गया कि वो M1 से आगे नहीं जा सकता, क्योंकि अब M2 ब्लॉक मास 1 के ब्लॉक को तोड़ के आगे तो नहीं जा सकता, इसलिए अब कंस्ट्रेंट ये हो गया कि इन दोनों को एक साथ ही मूव करना होगा। तो इस पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन का ये मतलब था कि M1 M2 सेपरेटली नहीं मूव करके M1 M2 एक साथ डाउन द इंक्लाइन मूव करेंगे। अब मान लेते हैं कि दोनों A एक्सेलरेशन से डाउन द इंक्लाइन मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, M1 का इधर M2 का इधर, दोनों का अलग अलग बनाते हैं। तो M1 का एक होगा डाउनवर्ड mg, और बिकॉज इनका मोशन डाउन द इंक्लाइन प्लेन है तो फ्रिक्शन लगेगा ऊपर, तो ये मान लेते हैं अभी के लिए F1। ठीक है, और एक इसका परपेंडिकुलर नॉर्मल रिएक्शन N1। सिमिलरली M2 के लिए डाउन द ये M2g, फ्रिक्शन लगेगा F2,
और नॉर्मल रिएक्शन N2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इन कंपोनेंट्स को पहले तो ऐसे समझना मुश्किल है तो हम इंडिविजुअली इनको बना देते हैं। एक M1 इधर बनाता हूँ और एक M2 इधर। तो M1 में एक नीचे वेट लग रहा है M1G, एक नॉर्मल फोर्स है N1 और एक फ्रिक्शनल, बिकॉज ये इधर मूव कर रहे हैं तो फ्रिक्शनल फोर्स पीछे लग रहा है F1। तो हम क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था जब भी आपको इक्वेशंस ऑफ मोशन लिखना है तो जिस डायरेक्शन के अलोंग आपका मोशन हो रहा है उस डायरेक्शन के अलोंग सारे फोर्सेस को सारे फोर्सेस के कंपोनेंट्स लेके उनको फिर F = ma से इक्वेट कर देना है। तो अब आप देख सकते हैं कि मेरा जो मोशन है वो अलोंग द इंक्लाइन चल रहा है। नॉर्मल और F1 मेरे अलोंग द इंक्लाइन एंड परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन है, बट ये जो M1G है उसके मैं कंपोनेंट्स अलोंग द इंक्लाइन एंड परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन ले लूँ तो मेरे लिए इक्वेशन ऑफ मोशन अलोंग द इंक्लाइन लिखना आसान हो जाएगा। तो मैं M1G का कंपोनेंट अलोंग द इंक्लाइन लूंगा तो आएगा ये मेरा M1G साइन अल्फा और परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन आएगा M1G कॉस अल्फा। तो ये मेरा M1G अब इक्वेशन से बाहर हो गया क्योंकि मैंने इसके कंपोनेंट्स ले लिए। ठीक है, सिमिलरली हम M2 के लिए भी ऐसा ही करेंगे। तो एक फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होगा F2, एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा N2, उसके परपेंडिकुलर M2G cos अल्फा और अलोंग द इंक्लाइन M2G sin अल्फा। अब हमें पता है जो भी हमारा एक्सेलरेशन है वो डाउन द इंक्लाइन है, बट परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन मेरा कोई मोशन नहीं है। परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन कोई मोशन नहीं है, इससे मेरा दो इक्वेशंस आता है कि जो N1 है = M1G cos अल्फा और जो मेरा N2 है = M2G cos अल्फा। अब बिकॉज ये दोनों मेरे मोशन में इन द प्रोसेस ऑफ मोशन लिखा है, बिकॉज ये दोनों मेरे मोशन में है तो इन पे मैक्सिमम काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा और जो मेरा काइनेटिक फ्रिक्शन होता है Fk वो होता है μk × नॉर्मल। तो ये मेरा फ्रिक्शन कितना होगा इस हिसाब से, मेरा M1 और इंक्लाइन के बीच का क्या कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, μ1 है। तो μ1 और N1 किसके बराबर है, M1G cos अल्फा। F2 क्या होगा, μ2 M2G cos अल्फा। आप जानते हैं कि ये भी a एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है और ये भी a एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है, बट हमने इसमें एक फोर्स को मिस किया है। कौन सा फोर्स है जो हमने मिस करा है, मैंने आपको बताया था कि कोई भी दो सरफेसेस कांटेक्ट में है, उन दो सरफेसेस जो कांटेक्ट में उनके बीच में कांटेक्ट फोर्स लगता है। कांटेक्ट फोर्सेस में क्या क्या आते हैं, कांटेक्ट फोर्सेस में आपके फ्रिक्शन फोर्स आते हैं, नॉर्मल रिएक्शन आते हैं। आप देख सकते हैं कि मास 1 और इंक्लाइन कांटेक्ट में है, मास 2 और इंक्लाइन कांटेक्ट में है। एक और सरफेस ऑफ कांटेक्ट है जो हमने मिस करा है और वो है मास 1 और मास 2 के बीच का कांटेक्ट। अब बिकॉज मास 1 और मास 2 के बीच के कांटेक्ट का मुझे कोई कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन नहीं दिया है, तो मैं अज्यूम करूंगा कि ये एक स्मूथ सरफेस है और मैं बस देखूंगा कि बिकॉज अब ये दो सरफेसेस कांटेक्ट में हैं तो एक नॉर्मल रिएक्शन इन दोनों सरफेसेस पे भी लगना चाहिए। तो अगर हम फील की बात करें तो मैंने बताया था कि M1 बिकॉज उसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ज़्यादा है तो वो धीरे नीचे मूव करेगा, वेयर एज M2 बिकॉज उसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कम है तो वो ज़्यादा तेज मूव करेगा। तो एक तरह से M1 धीरे मूव करना चाहता है M2 स्पीड में, तो एक M2 मेरा M1 पे एक फोर्स एक पुश करेगा जिसको मैं शो कर सकता हूँ नॉर्मल रिएक्शन से। तो मेरा जो M2 है वो M1 पे एक नॉर्मल रिएक्शन टूवर्ड्स द इंक्लाइन डाउन द इंक्लाइन लगाएगा और बिकॉज नॉर्मल रिएक्शन एक एक्शन रिएक्शन पेयर में काम करता है तो M1 भी M2 पे ऑपोजिट डायरेक्शन में एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों मेरा एक्शन रिएक्शन पेयर बन रहा है, बिकॉज M2 चाहता है कि M1 तेज मूव करे इसलिए वो नीचे धकेल रहा है, बट M1 चाहता है कि M2 धीरे मूव करे इसलिए वो उसको ऊपर ढकेल रहा है।
अब मेरे पास सारे फोर्सेस आ गए हैं। अब मैं अलोंग द इंक्लाइन जो ए एक्सेलरेशन है उसको अकाउंट करते हुए आपका न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन लिखता हूं। तो ए एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में मेरे क्या दो फोर्सेस हैं, m1g साइन अल्फा प्लस n माइनस म्यू1 m1g कॉस अल्फा इज इक्वल टू m1a, और दूसरा इसके लिए हम लिखेंगे तो m2g साइन अल्फा माइनस n माइनस म्यू2 m2g कॉस अल्फा इज इक्वल टू m2a। अब आप देख सकते हैं हमें यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या निकालना था, हमें इस क्वेश्चन में निकालना था द फोर्स ऑफ इंटरैक्शन ऑफ द बार्स इन द प्रोसेस। तो जो फोर्स ऑफ इंटरैक्शन इन दो बार्स के बीच में है वही है हमारा नॉर्मल रिएक्शन, और वो नॉर्मल रिएक्शन निकालना है, मतलब हमें n की वैल्यू निकालनी है। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, हम दोनों सॉल्व करने जाए तो हम n भी निकाल सकते हैं और एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं, बट बिकॉज हम एक्सेलरेशन पे फोकस कर रहे हैं, सॉरी हम नॉर्मल रिएक्शन पे फोकस कर रहे हैं, तो हम अब इसे किसी भी अप्रोच से सॉल्व कर सकते हैं। या तो हम m1 से दोनों m1 से डिवाइड कर दें, m2 से डिवाइड कर दें और दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर दें, या हम इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दें। अगर मान लीजिए ऐसे मैं दोनों इक्वेशंस डिवाइड करता हूँ तो बिकॉज ऊपर m1a है नीचे m2a है तो मेरा एक्सेलरेशन कैंसल आउट हो जाएगा, तो मेरा बच जाएगा m1g साइन अल्फा प्लस n1 माइनस म्यू1 m1g कॉस अल्फा अपॉन m2g साइन अल्फा माइनस n माइनस म्यू2 m2g कॉस अल्फा इज इक्वल टू m1 अपॉन m2। इसे हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमें नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स मिल जाएगा। तो मैं एक बार सॉल्व कर भी देता हूँ। तो हम देख सकते हैं कि हमारा आएगा m1 m2 ठीक है। तो ये मेरा फिर इक्वेशन बन गया, मैंने दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, m1 को इससे मल्टीप्लाई करा और इस टर्म को m1 से मल्टीप्लाई करा, तो आप देख रहे हैं मेरा एक कॉमन टर्म बन रहा है m1 m2g साइन अल्फा, तो ये कैंसल आउट हो जाएगा। और इसके बाद मुझे बस अरेंज करके लिखना है, तो मैं इस नॉर्मल रिएक्शन को इधर ले जा रहा हूँ, तो मेरा नॉर्मल रिएक्शन बन जाएगा m1 m2g कॉस अल्फा म्यू1 माइनस म्यू2 अपॉन m1 प्लस m2। ये देखिए मेरा आंसर आ चुका है, ये है द नॉर्मल फोर्स एक्टिंग बिटवीन द टू ब्लॉक्स। तो आप देख सकते हैं कितना प्यारा क्वेश्चन था, क्योंकि यहाँ मैंने नोटेशंस दूसरे यूज़ करे। यहाँ k1 k2 दिया है, मैंने k1 के बजाय म्यू1 यूज़ करा है और k2 के बजाय म्यू2 यूज़ करा है। तो आप उसके अकॉर्डिंगली ही क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में दिया हुआ था कि म्यू1 इज़ ग्रेटर देन म्यू2, और मेरा जब नॉर्मल का फोर्स आया है तो मेरा नॉर्मल के फोर्स में m1 m2 g कॉस अल्फा अपॉन m1 प्लस m2 इंटू म्यू1 माइनस म्यू2 आया है। तो म्यू1 माइनस म्यू2 आया है का क्या मतलब है कि मेरा म्यू1 माइनस म्यू2 इज ग्रेटर देन 0।
आप देख रहे हैं, हमें पता है कि नॉर्मल रिएक्शन हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। किसी नॉर्मल रिएक्शन इसीलिए यहाँ पर पॉजिटिव होना चाहिए क्योंकि हमें पता है कि M2 वाला ब्लॉक M1 को पुश करेगा, तो हमने बिकॉज डायरेक्शन सेम ली, करेक्ट लिए हैं, तो हमारा नॉर्मल रिएक्शन पॉजिटिव आना चाहिए था। और बिकॉज हमने सॉल्व करेक्टली किया है, हमने सब अकाउंट करा है डायरेक्शन के साथ, इसलिए हमें जो नॉर्मल है वो μ1 माइनस μ2 मिल रहा है विच इज ग्रेटर देन 0, और हमें नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू मिल गया। अब नेक्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन क्या है कि द मिनिमम वैल्यू ऑफ एंगल अल्फा एट विच बार स्टार्ट स्लाइडिंग डाउन। तो ये वही वाला क्वेश्चन हो गया एंगल ऑफ रिपोज वाला, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जब वो एकदम हॉरिजॉन्टल रखा हुआ है तो उस पर कोई फ्रिक्शन नहीं है, हम धीरे धीरे एंगल इंक्रीज कर रहे हैं, एंगल इंक्रीज करने पे उसका एक कंपोनेंट mg साइन अल्फा उसे नीचे लाना चाहता है, बट बिकॉज जो फ्रिक्शन है, जो सरफेस है वो रफ है, तो एक फ्रिक्शन का कंपोनेंट आता है जो उसे रोकता है। और जब मेरा अल्फा ऐसा हो जाता है वेर tan अल्फा इज इक्वल टू म्यू, तब मेरा जो डाउनवर्ड फोर्स है और अपवर्ड फ्रिक्शन है वो दोनों एक दूसरे को बैलेंस आउट करते हैं, और उसके बाद थोड़ा सा भी एंगल इंक्रीज करने पर मेरा ब्लॉक नीचे मूव करने लगता है। तो यहाँ भी यही क्वेश्चन है कि मिनिमम वैल्यू। अब बिकॉज इसमें स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन का कोई डिफरेंस नहीं दिया हुआ है, इसीलिए हमें एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करना है। हमने जो यहाँ पर डिराइव करा ये दो इक्वेशन, जब इन दोनों में मैं अल्फा एक एक्सेलरेशन को 0 रख दूंगा तो मुझे अपना वैल्यू मिल जाएगा। कैसे? क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि व्हेन इट इज जस्ट अबाउट टू स्टार्ट स्लाइडिंग डाउन, जिसका मतलब है कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसे फिर से सॉल्व करने का जरूरत नहीं है, आप बस यहाँ पर एक्सेलरेशन इक्वल टू 0 करके सॉल्व करना है। इस बार आपको रेदर देन एलिमिनेटिंग n, आपको यहाँ अब n का वैल्यू नहीं फाइंड आउट करना है, आपको अल्फा फाइंड आउट करना है। इसलिए आप यहाँ लिखोगे कि m1g साइन अल्फा, आपको यहाँ क्या दो इक्वेशन हो गया, m1g साइन अल्फा प्लस n माइनस μ1 m1g कॉस अल्फा इज इक्वल टू m1 इंटू एक्सेलरेशन कितना है 0, और m2g साइन अल्फा माइनस n माइनस μ2 m2g कॉस अल्फा इज इक्वल टू m2 इंटू 0, मतलब ये भी 0 ये भी 0। अब आप देख सकते हैं बिकॉज मेरे को अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो मेरा क्या वेरिएबल ऐसा है जो मैं हटाना चाहूँगा, सही बात है, हमें ये n को हटाना है। तो आप देख सकते हैं कि दो इक्वेशन है, एक में n पॉजिटिव है, एक n में नेगेटिव है, तो मैं इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से ऐड कर दूंगा। ऐड करने से क्या होगा कि एक में n पॉजिटिव एक में n नेगेटिव, दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे और मेरा इक्वेशन बन जाएगा साइन अल्फा g साइन अल्फा m1 प्लस m2 इज इक्वल टू g कॉस अल्फा μ1 m1 प्लस μ2 m2। यहाँ से g कैंसल आउट हो जाएगा, साइन अपॉन कॉस हमें पता है tan होता है, तो tan अल्फा इज इक्वल टू m1 μ1 प्लस m2 μ2 अपॉन m1 प्लस m2। तो यही है मेरा मिनिमम वैल्यू ऑफ अल्फा एट विच बार स्टार्ट स्लाइडिंग डाउन। तो ये मेरा एक पार्ट आ गया, सेकंड पार्ट का आंसर, और ये है मेरे फर्स्ट पार्ट का आंसर। तो आप देख रहे हैं जितना मैंने आपको थ्योरी बताया था उसमें ये क्वेश्चन हो जाने वाला सवाल था। बस आपको क्या ध्यान देना है कि जितने भी छोटे छोटे की पॉइंट्स दिए हुए हैं आप उनको बारीकी से समझे, वो क्या सवाल में बताना चाह रहे हैं वो इंटरप्रेट करें, और उसके बाद बस बेसिक जहाँ किस डायरेक्शन में फ्रिक्शन होना चाहिए, फ्रिक्शन क्या काम करता है, फ्रिक्शन की वैल्यू कैसे निकालते हैं,
वो बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, और इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के हमें एक्सेलरेशन को फ्रिक्शन से एक्सेलरेशन को फोर्सेस से इक्वेट करके जो भी रिक्वायर्ड क्वांटिटी दी हुई है हमें वो निकालना है। तो पहला सवाल ऐसे सॉल्व होता है हमारा। अब हम नेक्स्ट सवाल पे मूव ऑन करेंगे। नेक्स्ट सवाल क्या है? अ स्मॉल बॉडी was launched up an inclined plane set at an angle alpha against the horizontal. Find the coefficient of friction mu if the angle of ascent is 2 times less than the time of descent. बेसिकली क्वेश्चन क्या है कि एक बॉडी है छोटी सी, उसको हम एक एंगल पे ऐसे टॉस कर रहे हैं, तो वो जितना देर ऊपर जा रहा है वो ऊपर गया, बिकॉज फ्रिक्शन है तो वो एक लिमिटेड ऊपर गया। उसके बाद उसका बॉडी वेट उसको वापस नीचे ला रहा है तो वो नीचे आया। उसके जाने के टाइम और आने के टाइम को हमने नोट किया, उसके बीच में एक रिलेशन दिया है और हमें बताना है उस रिलेशन को यूज करते हुए कि क्या कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होगा उस ब्लॉक और उस इंक्लाइन सरफेस के बीच में। ठीक है, तो एक है क्या दिया हुआ है, हमें एक रिलेशनशिप बस दिया हुआ है टाइम ऑफ असेंट और टाइम ऑफ डिसेंट के बीच में, और उसी को यूज करके हमें कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बताना है। ठीक है, क्या दिया हुआ है कि द टाइम ऑफ असेंट इज नोटा विच इज इक्वल टू 2 times लेस देन द टाइम ऑफ डिसेंट। तो बेसिकली ये जो दोनों सवाल है ना, ये आपके IE इरोडोव के सवाल है, और उनका जो लैंग्वेज है वो थोड़ा अलग सा लैंग्वेज है, इसलिए वो बस आपको लैंग्वेज इंटरप्रेट करना है और सवाल आपके सॉल्व हो जाएंगे। बेसिक आपको इक्वेशंस ऑफ मोशन लगाने हैं और कुछ अलग सा कंसेप्ट नहीं होता। बेसिकली आपको जितना आता है उसमें आपको बिट्स बाय बिट्स जोड़ते जाना है। सवाल के अलग अलग जो इन्फॉर्मेशन दिए हुए हैं वो आपको कैच करने हैं और आपको उन्हीं इंफॉर्मेशंस को यूज करते हुए क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो दिया हुआ है कि टाइम ऑफ असेंट इज 2 times लेस। 2 times लेस मतलब होता है कि जो मेरा टाइम ऑफ डिसेंट का आधा टाइम है वो टाइम लगा मेरे टाइम ऑफ असेंट में। इस लैंग्वेज का ये मतलब होता है कि 2 times लेस। 2 times मतलब 2 गुना और लेस मतलब कम, तो 2 गुना का मतलब 1/2 of the time of descent is equal to the time of ascent। ठीक है, अब आपको लगेगा ऐसा क्यों हो रहा है कि टाइम ऑफ असेंट कम है देन द टाइम ऑफ डिसेंट। आपको लगना चाहिए कि ऐसे ऊपर फेंका तो धीरे जाना चाहिए और नीचे आएगा तो जल्दी आएगा, बट ऐसा नहीं होगा। आप जब फिजिक्स के इक्वेशंस लगाओगे तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअली टाइम ऑफ डिसेंट आपका ज्यादा होगा देन टाइम ऑफ असेंट। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि आप इमेजिन करो, एक इंक्लाइन इधर मान रहा हूं, एक इंक्लाइन इधर मान रहा हूं। यहां पर एक ब्लॉक है और यहां एक ब्लॉक है। एक ऊपर जाने की चेष्टा रखता है, एक नीचे आने की चेष्टा रखता है। तो जो ब्लॉक ऊपर जाने की चेष्टा रख रहा है उस पर क्या क्या फोर्सेस होंगे एक बार आप सोचिए। ब्लॉक ऊपर जाना चाहता है, एक नीचे mg लग रहा होगा फॉर श्योर। ब्लॉक ऊपर जा रहा है, नीचे mg लगेगा। उसका 2 कंपोनेंट होता है, मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं। तो एक होगा mg साइन अल्फा, एक होगा mg कॉस अल्फा। बिकॉज ब्लॉक ऊपर जाना चाहता है और अगर मेरा प्लेन रफ है तो फ्रिक्शन क्या करेगा, फ्रिक्शन उस मोशन को अपोज करेगा। उसको अपोज करने के लिए वो उस डायरेक्शन में लगेगा विच इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मेरा मोशन। तो फ्रिक्शन भी लगेगा इधर, फ्रिक्शन। और बिकॉज मेरा ब्लॉक मोशन में है तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा विच इज इक्वल टू म्यू टाइम्स द नॉर्मल विच इज म्यू mg cos अल्फा। यहां पर क्या होगा कि यहां ब्लॉक मेरा नीचे आना चाहेगा
एक फोर्स लगेगा mg साइन अल्फा, एक फोर्स लगेगा mg कॉस अल्फा, और बिकॉज नीचे आना चाहता है मेरा बॉडी, ये प्लेन रफ है, तो फ्रिक्शन इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, मतलब फ्रिक्शन लगेगा इधर, फ्रिक्शन लगेगा इधर, विच इज इक्वल टू म्यू mg कॉस अल्फा। अब आप यहां देख सकते हैं जब असेंड कर रहा है तो एक फोर्स mg साइन अल्फा और एक फोर्स म्यू mg कॉस अल्फा, ये दोनों फोर्स उस असेंड को डिटोरिएट करना चाह रही है, ये दोनों फोर्स उस असेंड वाले मोशन को रोकना, रिटार्ड करना चाह रहे हैं। इसलिए इस असेंड के टाइम में जो रिटार्डेशन होगा वो एक्चुअली रिटार्डेशन फोर्स ज़्यादा होगा, और बिकॉज फोर्स ऑफ रिटार्डेशन ज़्यादा है, आपका जो एक्सेलरेशन होगा रिटार्डेशन का, रिटार्डेशन जो आपका होगा, जिस अमाउंट से वो रिटार्ड करेगा वो ज़्यादा होगा, इसीलिए ऊपर जाने में टाइम कम लगेगा। क्योंकि हमने इक्वेशन ऑफ मोशंस पढ़ा है, एक होता है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये आपके तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन होते हैं, हम ये वाला यूज करते हैं। अगर मेरा जो डिस्टेंस s है, ये आप मानते हैं ना कि जो ऊपर जाने में डिस्टेंस होगा और नीचे आने में डिस्टेंस होगा दोनों सेम होगा, क्योंकि ये यहाँ से स्टार्ट करके एक पॉइंट तक आएगा और उस पॉइंट से फिर उसको नीचे जाना है, तो मेरा s तो सेम है। इस पॉइंट पे ये जो आपका ब्लॉक है ये इनिशियल वेलोसिटी 0 से स्टार्ट करेगा, इसको पुश किया गया है इसलिए इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 है, इसलिए ये पार्ट मेरा 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर। तो मेरा फाइनल आ रहा है s इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर। जितना ज़्यादा मेरा एक्सेलरेशन होगा उतना कम मेरा टाइम होगा, जितना ज़्यादा मेरा एक्सेलरेशन होगा उतना कम मेरा टाइम होगा, इसीलिए असेंड के टाइम में बिकॉज मेरा रिटार्डेशन ज़्यादा है तो मेरा टाइम टू कवर द डिस्टेंस s कम होगा देन डिसेंड के टाइम में वही सेम डिस्टेंस s को कवर करने के लिए, बिकॉज मेरा रिटार्डेशन कम है तो टाइम ज़्यादा लगेगा, इसीलिए हेंस द ये दिया हुआ है कि t इज इक्वल टू टाइम ऑफ असेंड इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंड का हाफ। अब बस कुछ बचा नहीं है, सब क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। हमने देखा कि टाइम निकालने के लिए हमें इसे एक्सेलरेशन से वो करना होगा, तो असेंड का हम एक्सेलरेशन आई मीन टू से मतलब पीछे एक्सेलरेशन दैट इज रिटार्डेशन निकालने के लिए हमारा एक्सेलरेशन एट टाइम ऑफ असेंड हो जाएगा म्यू एम जी कॉस अल्फा प्लस एम जी साइन अल्फा डिवाइडेड बाई एम, दैट इज जी साइन अल्फा प्लस म्यू जी कॉस अल्फा, और एक्सेलरेशन एट टाइम ऑफ डिसेंड होगा जी साइन अल्फा माइनस म्यू जी कॉस अल्फा। अब हमें पता है कि जो s डिस्टेंस अपवर्ड जाने में ट्रैवल हो रहा है और डाउनवर्ड आने में ट्रैवल हो रहा है वो दोनों सेम है, तो एक्सेलरेशन एट द टाइम, एक्सेलरेशन ड्यूरिंग असेंड, half times of acceleration during ascent into time of ascent का square will be equal to half times of acceleration of descent into time of descent का square। ऐसा क्यों? क्योंकि जो मेरा s है, जो डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है वो सेम होगा, तो हाफ और हाफ कैंसिल, तो मुझे पता चल गया कि टाइम ऑफ असेंड अपॉन टाइम ऑफ डिसेंट इज इक्वल टू time of ascent upon time of descent is equal to acceleration of descent upon acceleration of ascent का power 1/2, which is also equal to time of ascent upon time of descent is 1/2। अब जब इन दोनों को हम यूज करेंगे acceleration of descent upon acceleration of ascent का 1/2, तो देखिए क्या आता है, जी साइन अल्फा माइनस म्यू जी कॉस अल्फा अपॉन जी साइन अल्फा प्लस
म्यू जी कॉस अल्फा का पावर 1/2 इज इक्वल टू हाफ। अब ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आप इसको स्क्वायर कर लीजिए, यहाँ से आपका g कैंसल आउट हो जाएगा, तो आपका साइन अल्फा माइनस म्यू जी कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा प्लस म्यू जी कॉस अल्फा इक्वल टू 1/4 होगा। उसके बाद आपको बिकॉज म्यू निकालना है तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए और आप म्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ऐसे ही आपका क्वेश्चन ये भी कंप्लीट हो गया है। तो आपने देखा कि हमें बस एक इंफॉर्मेशन दिया था कि टाइम ऑफ असेंट इज इक्वल टू हाफ या 2 टाइम्स लेस देन द टाइम ऑफ डिसेंट। तो आपको टाइम को पहले टाइम को आपको डिस्प्लेसमेंट के साथ रिलेट करने आना चाहिए, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट। फिर जब आपने टाइम को डिस्प्लेसमेंट के साथ रिलेट करा तो एक्सेलरेशन का टर्म आया, और एक्सेलरेशन के टर्म लिखने के लिए आपको फ्रिक्शन लिखना आना चाहिए। तो इस क्वेश्चन में आपका लॉज ऑफ मोशन, काइनेमैटिक्स और फ्रिक्शन तीनों का यूज होते हुए क्वेश्चन बना है। तो ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप इन दोनों क्वेश्चंस की जितनी बार प्रैक्टिस करोगे आपके उतने जो कंसेप्ट्स हैं वो क्लियर आउट होंगे। इसलिए इसको आप बार बार देख सकते हो, आप बार बार प्रैक्टिस करो कि आपके जो लॉज ऑफ मोशन है, काइनेटिक्स है, एनएलएम है, ये तीनों स्ट्रॉन्ग हो जाए। फ्रिक्शन, अब जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट के बारे में मैंने बताया था, तो उस इम्पोर्टेंट कंसेप्ट का नाम है बैंकिंग ऑफ रोड। बैंकिंग ऑफ रोड क्या होता है? बैंकिंग ऑफ रोड ये होता है कि जहाँ पर हाईवेज में हमें पता है कि बहुत स्पीड में कारें मूव करती हैं, तो जब रोड्स बनाए जाते हैं तो उन्हें फ्लैट बनाने के बजाय उन्हें एक एंगल पे टिल्ट करके बनाया जाता है। उस एंगल पे टिल्ट करने से क्या फ़ायदा होता है कि वेरी हाई वेलोसिटी या वेरी हाई स्पीड में भी कार स्किड ऑफ ना होके कार अपना सर्कुलर मोशन परफॉर्म करती है। तो बैंकिंग ऑफ रोड्स एज अ कंसेप्ट यूजेस 2 concepts of physics, one circular motion and other friction। तो ये हमारा एक डेली लाइफ प्रॉब्लम होता है कि बहुत ज़्यादा स्पीड में अगर कार मूव करे तो उसे उस जगह से स्लिप ऑफ करने से हम कैसे रोकें। तो हम उसलिए कार को हम इसलिए रोड्स को एक इंक्लाइन पे कर देते हैं, एक एंगल पे कर देते हैं कि कार rather than going in a straight line वो एक सर्कल पे मूव करे, और सर्कल पे मूव करे तो फ्रिक्शन उन्हें हेल्प करे उस सर्कल पे मूव करने के लिए और उन्हें स्किड ऑफ ना होने दे। बट इनके भी लिमिटेशंस होते हैं। एक रेंज ऑफ वेलोसिटी होती है जिसमें उस पर्टिकुलर बैंक्ड एंगल के लिए आपके कार उस रेंज ऑफ वेलोसिटी में ही आ सकते हैं। तो जब रोड्स बनती हैं तो उसको ध्यान में देना पड़ता है कि अगर उससे ज़्यादा हुआ तो भी कार स्किड ऑफ कर सकती है, अगर उससे कम हुआ तो भी कार नीचे गिर सकती है। इसीलिए एज अ फिजिसिस्ट हमें ध्यान देना होगा कि जब रोड का कंस्ट्रक्शन हो तो क्या मैक्सिमम वेलोसिटी हम अटेन कर सकते हैं, क्या मिनिमम वेलोसिटी हमें हमेशा रखनी चाहिए। तो वो एज अ कंसेप्ट पढ़ने के लिए हम बैंकिंग ऑफ रोड्स पढ़ते हैं। तो मान लेते हैं कि ये मेरा एक रोड है, रोड का एक क्रॉस सेक्शन मान लीजिए। आप मान लीजिए कि ये जो एंगल है इसको मैं पूरा रोटेट कर दूं। जैसे आपने ये देखा होगा मौत का कुआं, तो मौत का कुआं इज एन एग्जांपल ऑफ बैंकिंग ऑफ रोड्स। आप देखते हैं ना, ऐसे ऊपर से दिखता है, ऐसे मौत का कुआं होता है, ऐसे गाड़ियां यहाँ से स्टार्ट करती हैं, फिर घूमते 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 वो बस घूमती रहती हैं, बिकॉज उनमें वो अटेन्ड वेलोसिटी होती है और वो उनके जो वॉल्स होते हैं और उनके टायर्स के बीच में जो फ्रिक्शन होता है वो उस अटेन्ड वेलोसिटी में उस कार को उस सर्कुलर मोशन प्रोवाइड करने के लिए वो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, सेंट्रीपिटल फोर्स देते हैं। इसलिए हम वो फैसिनेटिंग चीज देख पाते हैं। ठीक है, तो अब मान लीजिए कि एक कार है m मास की, ठीक है। तो हमने देखा है कि एक फोर्स लगेगा mg
साइन अल्फा, एक फोर्स लगेगा mg कॉस अल्फा। ऐसे नहीं करते हैं, रुकिए मैं आपको बताता हूँ। हमारा पहले क्या प्रॉब्लम है हम पहले वो समझते हैं, फिर हम आगे सॉल्व करेंगे। अब क्या है कि ये जो मेरा ब्लॉक है ये एक सर्कुलर रोड में घूम रहा है विथ अ रेडियस r एंड अ वेलोसिटी v। तो हमें फाइंड करना है कि वो मैक्सिमम वेलोसिटी v मैक्स क्या है, जिसके ऊपर अगर वेलोसिटी गई तो ये ऊपर भाग जाएगा, और वो मिनिमम वेलोसिटी v मिन क्या है जिसके नीचे वेलोसिटी गई तो वो फिर ये r रेडियस के सर्कल को छोड़ के नीचे आ जाएगा। तो हमें फाइंड करना है वो वेलोसिटी का रेंज हमें वो वेलोसिटी का रेंज फाइंड करना है जिसके लिए कार मूव्स इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r। ठीक है, कैसे फाइंड करेंगे? हम पहले अज्यूम करते हैं कि हम मैक्सिमम वेलोसिटी फाइंड कर रहे हैं। अगर मान लीजिए कि मैं बोलूं कि ये कार मैक्सिमम वेलोसिटी पे घूम रही है, अगर इससे थोड़ी सी भी ज़्यादा अगर वेलोसिटी हुई तो वो अपना रेडियस r रेडियस छोड़ना चाहेगी। मतलब आप सोचिए कि ये इतना ज़ोर से घूम रही है कि ये r रेडियस छोड़ के ऊपर जाना चाहती है। इसकी टेंडेंसी होगी कि इतना ज़ोर से घूम रही है कि r रेडियस छोड़ के ये ऊपर जाना चाहेगी। अगर इसकी टेंडेंसी होगी ऊपर जाने की तो बताइए फ्रिक्शन किस तरफ लगेगा? अगर इंक्लाइन के ऊपर जाने की टेंडेंसी है तो फ्रिक्शन, सही पकड़ा, फ्रिक्शन आपका डाउनवर्ड लगेगा। मान लेते हैं कि ये अभी v मैक्स से मूव कर रहा है। और एक बात गौर करने की है कि अगर ये कार r रेडियस के सर्कल में घूम रहा है, अगर ये कार r रेडियस के कांस्टेंट r रेडियस के सर्कल में घूम रहा है तो ये सर्कुलर मोशन तो कर रहा है, बट इस इंक्लाइन पे ना ऊपर मोशन कर रहा है ना नीचे कर रहा है। तो इस कार के टायर और इस इंक्लाइन सरफेस के बीच में कोई मोशन नहीं है। हर इंस्टेंट पे उस जगह के कार के टायर और उस सरफेस के बीच में मोशन नहीं है। मान लेते हैं ये मेरा कार का टायर है और ये मेरा सरफेस है, तो मेरा कार का टेंडेंसी है इधर मूव करने का, एक कांस्टेंट r रेडियस के सर्कल में मूव करने का। बट जब ये r रेडियस के सर्कल में मूव कर रहा है कांस्टेंट r रेडियस, ना इसका ऊपर जाने का टेंडेंसी है ना इसका नीचे आने का टेंडेंसी है। तो ऊपर नीचे आने की टेंडेंसी ना होने के कारण, एक्चुअल टेंडेंसी ना होने के कारण इस पे एक स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है, ना कि काइनेटिक। इसमें टेंडेंसी अब बन रही है, मैक्सिमम वेलोसिटी जब है तो इसमें एक टेंडेंसी बन रही है ऊपर जाने की। बिकॉज टेंडेंसी बन रही है इसलिए मेरा स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा, और बिकॉज मैक्सिमम टेंडेंसी बन रही है तो स्टैटिक फ्रिक्शन का भी लिमिटिंग वैल्यू लगेगा विच इज μs इंटू n। समझ रहे हैं मेरी बात को? जब ये मैक्सिमम वेलोसिटी से घूम रहा है तो इसके ऊपर जाने की टेंडेंसी बन रही है, ना कि ये एक्चुअली ऊपर जा रहा है। बिकॉज इसकी ऊपर जाने की टेंडेंसी मैक्सिमम बन रही है तो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा विच इज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन μs इंटू n। उसके बाद और क्या फोर्सेस लगेंगे? एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा और एक mg लगेगा। अब मैंने आपको स्टार्टिंग से सिखाया है कि जिस डायरेक्शन में मेरा मोशन है उस डायरेक्शन में सारे फोर्सेस को ब्रेक डाउन करिए और उन्हीं डायरेक्शन में आप अपने लॉज ऑफ मोशन लगाइए F इज इक्वल टू ma और क्वेश्चन सॉल्व करिए। अब हमें पता है कि बिकॉज सर्कुलर मोशन हो रहा है तो ये एक हॉरिजॉन्टल सर्कुलर प्लेन बन रहा है, एक हॉरिजॉन्टल सर्कुलर प्लेन बन रहा है, इसीलिए हम अपने फोर्सेस को एक हॉरिजॉन्टल प्लेन और एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस में ब्रेक डाउन करेंगे। मेरा mg पहले से ब्रेक डाउन है हॉरिजॉन्टल एक्सिस में, तो हम फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन को ब्रेक डाउन करेंगे। फ्रिक्शन कैसे ब्रेक होगा? तो देखिए,
ये एंगल अल्फा है, ये एंगल कितना होगा, ये एंगल भी अल्फा होगा, बिकॉज ये दोनों पैरेलल है और ये ट्रांसवर्स है। तो ये मान लेते हैं, ये अभी के लिए हम इसे f ही मानते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा f cos अल्फा, तो इस डायरेक्शन में लग रहा है मेरा f cos अल्फा और डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है मेरा f sin अल्फा। सिमिलरली अगर ये एंगल अल्फा है, मुझे पता है कि दो कॉन्टैक्ट फ्रिक्शन और नॉर्मल के बीच में 90 डिग्री होता है, तो ये एंगल हो गया मेरा 90 माइनस अल्फा, तो ये हो गया n cos 90 माइनस अल्फा विच इज n sin अल्फा, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में सॉरी अपवर्ड में मेरा फोर्स होगा n sin 90 माइनस अल्फा दैट इज n cos अल्फा, ठीक है। तो मैंने सारे ब्रेक डाउन कर लिया, मतलब मेरा जो ये m मास का ब्लॉक है, इस पे इधर फोर्सेस क्या क्या लग रहे हैं, इस पे इधर फोर्सेस लग रहे हैं मेरा n sin अल्फा प्लस f cos अल्फा, अपवर्ड फोर्स लग रहा है एक n cos अल्फा, और डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है mg प्लस f sin अल्फा, ठीक है। क्योंकि हमें पता है कि ये जो ब्लॉक है ये एक सर्कुलर मोशन कर रहा है, और सर्कुलर मोशन में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन विच इज मूविंग विथ अ वेलोसिटी v इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r, एक इम्पॉर्टेंट फोर्स है विच इज द सेंट्रीपिटल फोर्स Fc। इस सेंट्रीपिटल फोर्स को यहाँ कौन प्रोवाइड कर रहा है, n sin अल्फा प्लस f cos अल्फा। तो हम लिख लेंगे, हमें पता है कि Fc इज इक्वल टू m v स्क्वायर अपॉन r विच इज प्रोवाइडेड बाई n sin अल्फा प्लस f cos अल्फा, और वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं है, इसलिए n cos अल्फा इज इक्वल टू mg प्लस f sin अल्फा। तो बिकॉज हमें v की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करते हैं कि एक तरफ मैंने v आइसोलेट कर लिया, इधर भी मैं v आइसोलेट करता हूं, तो मैं लिखता हूं mg इज इक्वल टू n cos अल्फा माइनस f sin अल्फा। ये मेरा इक्वेशन 1 है, ये मेरा इक्वेशन 2 है। मैं दोनों को इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दूंगा, तो हाँ, तो मेरा हो जाएगा mv स्क्वायर बाई r इंटू mg इज इक्वल टू n sin अल्फा प्लस f cos अल्फा अपॉन प्लस n cos अल्फा माइनस f sin अल्फा। यहाँ से m से m कट गया, तो मेरा आया v स्क्वायर अपॉन आर जी। अब मुझे पता है कि मैंने माना है कि ये मैक्सिमम वेलोसिटी है जिससे ये मूव कर रहा है विदाउट चेंजिंग इट्स रेडियस। तो जो ये मेरा फ्रिक्शन लग रहा है यहाँ पर, ये हमेशा f लिमिटिंग लग रहा होगा विच इज इक्वल टू म्यू एस इंटू एन। तो मैं f का वैल्यू पुट कर देता हूँ म्यू एस इंटू एन, तो n साइन अल्फा प्लस म्यू एस इंटू n cos अल्फा अपॉन n cos अल्फा माइनस म्यू एस इंटू n साइन अल्फा। यहाँ पर n कॉमन है, तो मैं n को एलिमिनेट कर देता हूँ, तो मेरा v आ गया r इंटू जी इंटू साइन अल्फा प्लस म्यू एस कॉस अल्फा अपॉन कॉस अल्फा माइनस म्यू एस साइन अल्फा होल टू द पावर 1/2। ये आ गया मेरा मैक्सिमम वेलोसिटी with which it will be moving in a radius of r where the maximum where mu s is the
static coefficient of static friction between the mass m block and the inclined plane. अब हमने जितना मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए एफर्ट डाला है उतना हमें मिनिमम के लिए एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप समझिए इस पूरे इक्वेशन में जब मैक्सिमम से मेरा बॉडी मिनिमम पे जाएगा तो क्या चेंज होगा? क्या मेरा mg चेंज होगा? नहीं, मेरा mg नहीं चेंज होगा। क्या मेरा नॉर्मल रिएक्शन चेंज होगा? नहीं, मेरा नॉर्मल रिएक्शन भी नहीं चेंज होगा। बस जो चेंज होगा वो फ्रिक्शन चेंज होगा, और फ्रिक्शन भी चेंज होगा, फ्रिक्शन का डायरेक्शन चेंज होगा, क्योंकि बिकॉज इसकी वेलोसिटी मिनिमम हो चुकी है कि ये r रेडियस में मूव करे। थोड़ी सी भी वेलोसिटी कम होगी तो इसकी टेंडेंसी होगी कि ये नीचे जाए। बिकॉज इसकी टेंडेंसी होगी कि ये नीचे जाए तो फ्रिक्शन लगेगा अब ऊपर। अब मेरा F लिमिटिंग यहाँ लगेगा फॉर V मिनिमम। तो पूरे इक्वेशन में हर जगह जितना भी मैंने इक्वेशन लिखा है वहाँ पर बस जहाँ जहाँ फ्रिक्शन F है वहाँ पर मेरे को एक माइनस F लिखना होगा, या फिर जब आप ये पूरा सॉल्व करके यहाँ आते हो तो आपको बस μs के जगह माइनस μs सब्सटीट्यूट करना होगा V मिनिमम निकालने के लिए। मतलब मेरा V मिनिमम आएगा Rg साइन अल्फा माइनस μs कॉस अल्फा अपॉन कॉस अल्फा प्लस μs साइन अल्फा होल की पावर 1/2। ये मेरा मिनिमम वेलोसिटी है विथ विच इट विल मूव इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r इन अ बैंक्ड रोड विथ एंगल अल्फा। ये मिनिमम है, ये मैक्सिमम है। क्या अंतर है दोनों में? एक जगह जहाँ पर प्लस है वहाँ माइनस है, जहाँ माइनस है वहाँ प्लस है। कैसे हम इससे इधर आए? बस हमने जहाँ भी μs देखा हमने वहाँ पर माइनस μs पुट करा। क्यों ऐसा करा? क्योंकि पूरे इक्वेशन में जहाँ जहाँ मैंने लिखा पूरे इक्वेशन में बस एक चीज़ चेंज करेगी, जो है लिमिटिंग फ्रिक्शन की डायरेक्शन जब हम मैक्सिमम से मिनिमम जाएंगे। तो जब भी मेरा वेलोसिटी इसके और इसके बीच में होगा तो मेरा कार आसानी से r रेडियस के सर्कल पे घूम सकता है when the road is banked at an angle alpha। अब आप पूछोगे अगर मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में होगा तो क्या सिचुएशन होगा? अगर मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में मेरी वेलोसिटी होगी तो एक फ्रिक्शन लगेगा, बट वो स्टैटिक फ्रिक्शन के जो लिमिटिंग वैल्यू है उस लिमिटिंग वैल्यू से कम लगेगा। जब हम एक्सट्रीम केस पे पहुंचते हैं, जब हम V मैक्स या V मिन पे पहुंचते हैं, तब हमारा लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है। जब हम उस लिमिटिंग केस पे ही नहीं पहुंच रहे तो मेरा लिमिटिंग फ्रिक्शन भी नहीं लगेगा। मतलब जब V मिनिमम है तो F लिमिटिंग यहाँ लग रहा है, ठीक है। V मिनिमम से मैं थोड़ा वेलोसिटी बढ़ा रहा हूँ तो F लिमिटिंग कम होते जाएगा। F स्टैटिक मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन लगने लगेगा, कम एक पॉइंट पे जीरो भी आएगा। उसके बाद जब मैं वेलोसिटी उस जीरो के बाद बढ़ाने लगूंगा तब मेरा जब मैं इसके तरफ अप्रोच करूंगा तब मेरा फ्रिक्शन यहाँ बढ़ते जाएगा। जैसे ही V मैक्स पहुंचेगा फिर मेरा यहाँ F लिमिटिंग लगने लगेगा। तो वो क्या केस होगा जब कोई फ्रिक्शन नहीं लगेगा? वो ये केस होगा जब बस नॉर्मल लगेगा, mg लगेगा और ये एक r रेडियस के सर्कल पे घूम रहा होगा विथ अ वेलोसिटी v। तो मेरा क्या हो जाएगा? एक mg नीचे लगेगा, एक नॉर्मल इधर लगेगा। ये मान लीजिए अल्फा है तो ये अल्फा होगा और ये एक 90 माइनस अल्फा, तो ये हो जाएगा n साइन अल्फा और ये हो जाएगा n cos अल्फा। तो mv² विल बी इक्वल टू n साइन अल्फा और mg विल बी इक्वल टू n cos अल्फा। दोनों को डिवाइड कर दीजिए, m से m गया, n से n गया, तो v² अपॉन rg विल बी इक्वल टू tan अल्फा और मेरा वेलोसिटी आ जाएगा rg tan अल्फा की पावर 1/2। ये एक पर्टिकुलर मोमेंट आएगा इन दो V मैक्स और V मिन के बीच में जब मेरा कोई
एक्सटर्नल फ्रिक्शन नहीं लग रहा होगा और ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा होगा विदाउट द हेल्प ऑफ फ्रिक्शन। तो बस आज के क्लास के लिए इतना ही है। आप प्रैक्टिस करते रहिए। जो मैंने आज 2 सवाल कराए हैं वो बहुत अच्छे सवाल है, आप उनकी प्रैक्टिस बार बार करिए, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए, जहां अटके तब देखिए। और उसके बाद ये बैंकिंग ऑफ रोड्स का थ्योरी बताने का मेरा आपका ये इंटेंशन था कि आप अब अप्लाई करना, जो मैंने आपको सिखाया है आप उसे अप्लाई करना सीखें, उन्हें क्वेश्चंस में कैसे लगाना है वो सीखें। तो आज के क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।